बच्चों, वेलकम टू पीआर ऑफ द फ्यूचर अकेडमी। तो ये आज का लेक्चर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो जिसमें आपने देखा था कुल 3 नियम थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और तीसरा आपने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये 3 नियम हमने पढ़े थे। तो आज की क्लास में इन तीनों नियमों का हम लोग प्रयोग करते हुए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अगर एक अवतल दर्पण लिया जाए और उसके सामने कोई वस्तु रखी जाए तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर तो 6 चित्र कुल बनाए हैं। तो 6 चित्र में 6 के 6 आपको जो है अवतल दर्पण ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हम लोग 6 स्थितियों में देखने वाले हैं। और वो 6 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले इसको समझते हैं कैसे ये स्थितियाँ हमने बनाई हैं। ये आपने देखा, ये अवतल दर्पण है, ये उस अवतल दर्पण का ध्रुव, ये उसका मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, और इन सब को मिलाती हुई ये जो सीधी रेखा हमने खींचा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। अब देखिए, वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु हम कहाँ कहाँ इसके सामने रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक देखिए, जहाँ तक लाइन खींची गई है इतनी दूरी को हम बोलेंगे परिमित दूरी या सीमित दूरी। ठीक है, यानी ये वो दूरी है जिसको हम माप सकते हैं, जिनका हमको ज्ञान है। लेकिन इसके आगे अगर हमने लाइन नहीं खींची है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सारी दूरियां हमारे जो है मेजरमेंट से बाहर हैं, या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसी दूरियों को हम लोग अनंत कहेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक लाइन खींची होगी ये फाइनाइट है, और उसके आगे की सारी डिस्टेंस को इनफाइनाइट बोलेंगे। तो सबसे पहला केस ये हो सकता है कि जो वस्तु हो वो इस दर्पण से बहुत दूर हो, अर्थात अनंत पर हो। तो हमने इस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले केस में यहाँ पर रखेंगे, इस लाइन के आगे, यानी कि अनंत पर। ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वो हमको देखना है। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो C दिख रहा है आपको वक्रता केंद्र, और ये दिख रहा है आपको इसके इधर अनंत, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो वस्तु रखी जाती है उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर हो, C से दूर हो। C से दूर का मतलब ये वाली दूरी जहाँ तक लाइन खींची गई है, क्योंकि C से दूर तो ये अनंत भी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर C से दूर बोलने का मतलब है कि वो दूरी जिसको हम मापन जो है, जिसका मापन हम लोग कर सकते हैं, अनंत वाला केस नहीं। ठीक है। तो C से दूर या C और अनंत के बीच में वस्तु रख सकते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वस्तु को और आगे बढ़ा दें और वस्तु को इसी C वाले बिंदु पर रख दें, अर्थात वक्रता केंद्र C पर रख दिया जाए। तो तीसरा केस ये हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे चौथा केस क्या होगा, C और F के बीच का कोई केस हो सकता है। तो देखिए, C और F के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तब देखेंगे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। पांचवा केस, अब इस फोकस पर रख देंगे वस्तु को, तब वहाँ उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है ये हमको देखना है। और छठा केस क्या है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, या ये कह लीजिए फोकस और दर्पण के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमको देखना है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, ये शुरू के जो 5 डायग्राम है उन सब का मैंने कलर सेम रखा है, लेकिन ये इसका कलर हमने अलग रखा है, क्योंकि ये जो केस है ना, ये जो छठा वाला केस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। इस अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस ये आपका छठा वाला है। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बाकी 5 से अलग भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए कोई वस्तु इधर अनंत पर रखी गई है, अनंत पर कोई वस्तु है, और अनंत पर वस्तु का होने का क्या मतलब है, अनंत पर वस्तु के होने का मतलब कि वस्तु जो है उस दर्पण की से बहुत ज़्यादा दूर है ना। अनंत का ये मतलब होता है। जैसे कि सूर्य जो है हमसे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण हो यहाँ पर पृथ्वी पर, तो हम ये कह सकते हैं कि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी की तुलना में सूर्य के हमारे और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वो वस्तु इस दर्पण से कितनी दूर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण इस तरीके से रखा गया है, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और आपने वस्तु को रखा है 2 किलोमीटर दूर, तो वो दूरी भी इस दर्पण के लिए अनंत कहलाएगा। ठीक है, बस अनंत का इतना मतलब है। तो मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है इस दर्पण के सामने, तो इससे हम 2 किरणें लाएंगे और उन दोनों किरणों को आगे ले आके इस दर्पण पर आपतित करेंगे। फिर ये दर्पण उसको परावर्तित करेगा, और वो परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को जाके काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा।
तो ध्यान रखिए, अगर ये वस्तु अनंत पर है और यहाँ से किरणें इस दर्पण तक पहुँच पा रही हैं, इसका मतलब वो किरणें कैसी थी, वो किरणें एक दूसरे के समांतर थी, क्योंकि समांतर किरणें ही सबसे ज़्यादा दूर तक जाती हैं, है ना। और जो ये अभिसरित या अपसरित किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं आगे जाके। तो अगर वो किरणें समांतर रही होंगी तभी यहाँ पर पहुँच पाएंगे अनंत से। समांतर किरणें ही अनंत दूरी तक जा सकती है बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि ये वस्तु अनंत पर है, तो इसका मतलब हम ये भी मानेंगे कि यहाँ से आने वाली दो किरणें, हम कोई दो समांतर किरणें ले सकते हैं। तो चलिए कोई दो किरणें समांतर लेते हैं, और एक समांतर किरण को हम मान लीजिए पास कर रहे हैं कहाँ से, ये सी से पास कर रहे हैं, और एक को पास करते हैं एफ से, ठीक है। तो अब चूंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और एक फोकस से पास हो रहा है, एक वक्रता केंद्र से। तो अगर फोकस से पास हो रहा है तो हमने नियम पढ़ा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किरण इस तरह से लौट जाएगी। और जो किरण सी से जा रही है वो कैसे जाती है, तो आपने पढ़ा है सी से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। इसका मतलब अगर वक्रता केंद्र से जा रही है किरण तो ये ऐसे आगे जाएगी और इसी वक्रता केंद्र पर वापस उसी मार्ग पर वापस भी लौट आएगी, ठीक है। तो ये हमने दो समांतर किरणें इस अनंत वाली वस्तु से पास करी हैं इस दर्पण पर, और उसका परावर्तन हमने जो नियम पढ़ा था उसके अनुसार किया। तो अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, तो इस बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पर। और जिस बिंदु पर किरणें काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप ये कह सकते हैं ये बिल्कुल इसी बिंदु के नीचे, ये वाला फोकस वाला बिंदु है, इसी के बिल्कुल नीचे ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है, बोलेंगे मुख्य फोकस एफ पर। और अगर इस प्रतिबिंब की बात करें कि ये कैसा देखने में है, उल्टा है कि सीधा है, तो देखिए ये प्रतिबिंब सीधा है, ये वस्तु है ऐसे रखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब इस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब कि वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमने स्थिति पता कर ली, फोकस पर बनेगा, ये भी पता चल गया कि ये उल्टा बना हुआ है। अब बात आती है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। ध्यान रखिए, वास्तविक या आभासी बस आप यहीं से पता कर लेंगे कि अगर आपको दो किरणें सच में काटती हुई दिखाई देंगी तो बोलेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो बोलेंगे वो प्रतिबिंब कैसा है, वो प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हो या वास्तविक प्रतिबिंब हो, दिखाई तो दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन अगर वो किरणें सच में एक दूसरे को काट रही हैं तो वो प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर वो काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों किरणें सच में एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। और एक और बात गांठ बांध लीजिए कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो उल्टे ही होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ये उल्टा बना था तो ये वास्तविक भी है। तो ये हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो गया, तो इस सबसे पहले हम इसकी स्थिति की बात कर लें कि ये प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बना है, तो ये प्रतिबिंब जो है फोकस पर बना है। कैसा बना है, तो ये वास्तविक और उल्टा बना है। प्रतिबिंब वास्तविक है, सच में किरणें काटी हैं, और उल्टा है। इसके साथ ही साथ एक और बात आती है कि प्रतिबिंब का साइज क्या है, आकार क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ये प्रतिबिंब इतना बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन ये जो वस्तु थी वो अनंत पर रखी गई थी, और अनंत पर ये जो वस्तु जिससे किरणें यहाँ तक पहुँच सकती हैं वो वस्तु जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इस अनंत पर रखी वस्तु की तुलना में इस प्रतिबिंब का आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसको तो आप अगर समांतर किरणें इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ले आके प्रतिबिंब बनाते तो आपको पता चलता कि ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो छोटा प्रतिबिंब होता है उसको आप देखिए, इसको बिंदु आकार भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। सिर्फ छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। अब हर केस में आपको यही करना है। इसको मैंने पहले को इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल भी है, और इसके साथ ही साथ आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं कैसे इमेज बनाते हैं, तो इसको जो है टाइम लगा है। अब बाकी सारे केस आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अगला केस आप समझ सकते हैं कि वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, तो वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रख देते हैं। और ये कौन सी स्थिति है, तो ये है सी से दूर, या ऐसे कह लीजिए अनंत और सी के बीच में। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखेंगे, फिर से दो किरणें पास करिए। एक किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण लेके जाएंगे तो कहाँ से गुजरता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहाँ से गुजरती हैं, तो ये फोकस से होकर वापस लौटती हैं, ठीक है, फोकस। एक और किरण ले जा सकते हैं। ये किरण कहाँ से ले जाएंगे,
चलिए एक और किरण हम चाहे सी से लेकर जाएं चाहे एफ से लेकर जाएं, तो मैं एफ से पास करता हूं इसको। मान लीजिए ये फोकस से जा रहा है, तो फोकस से जो किरणें जाती हैं वो कैसे लौटती हैं, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये वापस आती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जहाँ पर काटी हैं वहीं पर ये बन गया प्रतिबिंब, और ये जो प्रतिबिंब बन गया अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा है। तो पहली बात तो ये प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना है ना, सी और एफ के बीच बना है। और ये कैसा प्रतिबिंब है, तो ये भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही होंगे, है ना। जय के साथ हमेशा बीरू आता है, पानी के साथ हमेशा पूरी आता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। ठीक है, चलिए अगला केस क्या हो जाएगा। अब इसके साइज की बात करें तो इस बार ये जो प्रतिबिंब बना है, ये वाला प्रतिबिंब इस वस्तु की तुलना में उतना छोटा नहीं है जितना कि ये वाला प्रतिबिंब इस वाले वस्तु की तुलना में था। तो छोटा तो है, ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तो है, लेकिन इसकी तुलना में इतना छोटा नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, तो बस इतना हम बोल देंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से क्या है, छोटा है, जबकि ये वाला क्या था, ये बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 में वस्तु को कहाँ पर रखना है, सी पर। सी का मतलब वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर रख देते हैं वस्तु को। और जैसे ही वक्रता केंद्र पर इस वस्तु को रखेंगे, एक किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कैसे पास होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर वापस आती है। ठीक है, और एक किरण और कहाँ से ले जा सकते हैं। अब देखिए बिंदु सी पर ही ये खड़ा है, तो बिंदु सी से तो किरण नहीं पास हो सकती है ना, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है, ये आपको पता है, और ये बात यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक किरण ले जाएंगे फोकस से, और फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये लौटेंगी किरणें, और जहाँ पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और जहाँ पर काटेंगी वो बिंदु कौन है, देखिए ये बिल्कुल इसी सी के नीचे बनता है ना। ये बनाने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, स्केल से तो बना नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसी सी के नीचे ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल इसी के नीचे, इस पॉइंट के नीचे ये प्रतिबिंब बन गया है, ये पॉइंट है सी। तो प्रतिबिंब जो है कैसा बना है, कहाँ पर बना है, तो ये प्रतिबिंब बना है सी पर। कैसा बना है, तो ये प्रतिबिंब भी है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। और इस प्रतिबिंब के अगर आकार के बारे में बात करें तो आकार क्या है, देखिए सबसे पहला जो प्रतिबिंब था वो था बहुत छोटा, फिर जो प्रतिबिंब बना वो छोटा हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि ये वाला प्रतिबिंब इस वाले प्रतिबिंब की तुलना में क्या है, बड़ा है। लिखने को तो छोटा है, ये तो हमने छोटा लिखा क्योंकि ये इस वाले वस्तु की तुलना में तो छोटा ही है, लेकिन हम अगर इस प्रतिबिंब से बात करें तो जो छोटा है वो बड़ा है इस बहुत छोटा से। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला जो प्रतिबिंब हमने लिखा है ये इस वाले से बड़ा है। और इसके बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है वो देखिए, ये वाला प्रतिबिंब आप ध्यान रखिए कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब होता है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, बराबर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रतिबिंब जो यहाँ पर फोकस पर बना था फिर और आगे खिसक गया है, फोकस और सी के बीच में आ गया है, और आगे बढ़ के सी पर आ गया है। तो अगला केस आप समझ सकते हैं कि वस्तु को जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है प्रतिबिंब और इधर खिसक आएगा, यानी सी और अनंत के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। और आकार क्या होगा, पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, तो इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, यानी इस वस्तु को रख देंगे सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में रखेंगे इसको, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से पास होगी, तो ये फोकस से पास होगी। ठीक है, और एक किरण ले जाएंगे फोकस से, और ये फोकस से जो किरण जाएगी वो कैसे पास होगी, ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर। और काटेंगी जो जहाँ पर जिस बिंदु पर, वो कहाँ पर, तो देखिए जिस बिंदु पर ये काटती हैं वो बिंदु जो है सी से दूर होता है। तो ऐसा करते हैं, सी को आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये सी यहाँ पर है, तभी ये सही दिखेगा, और ये सी से दूर ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब इसको स्केल से सही से बनाते हैं तो ये एग्जैक्ट केस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये प्रतिबिंब बना है सी से दूर। ठीक है, और उसके बाद कैसा प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और कैसा आकार क्या है, तो बहुत बराबर तो हो चुका था, इसका मतलब जो इस बार प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से क्या होगा, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, चलिए पांचवा केस भी आप समझ सकते हैं आपकी इसी तरीके से, ये प्रतिबिंब और पीछे जाएगा और वस्तु और ज़्यादा बड़ा होगा। और ये भी याद रखिए कि जो पांचवा वाला केस है ये बिल्कुल इस पहले वाले केस का क्या है, उल्टा है। यानी ईंट का जवाब ईंट से देना है, पत्थर से नहीं।
जैसे इसमें क्या हुआ था, अनंत पर रखी थी वस्तु, तो प्रतिबिंब इस दर्पण ने कहाँ पर बनाया था, फोकस पर और बहुत छोटा। तो इसमें क्या होगा कि इस दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाएगी वो छोटी रहेगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर और कैसा, बहुत बड़ा। ठीक है, जस्ट इसी केस का एकदम यहाँ पर आपको उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे, और जब फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो दो किरणें आपको पास करनी पड़ेंगी। एक तो ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से पास होगी, तो ये फोकस से चली जाएगी। एक और किरण पास करना पड़ेगा, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। और वो किरण कहाँ से ले जा सकते हैं, सी से लेकर जाते हैं। ठीक है, सी से, मान लीजिए दर्पण इस तरीके से रहेगा, तो एक किरण सी से लेकर जाएंगे। और सी से आप जानते हैं जब भी कोई किरण जाती है, कोई किरण जब सी से पास होती है तो वो जिस रास्ते पर जाती है उसी पर लौट आती है वापस। तो ये जब लौट के वापस आती है, तो ये जब यहाँ इधर इस तरफ जाती है परावर्तित होके, तो ये बिल्कुल इस वाली किरण के एकदम समांतर होती है। ठीक है, और दोनों समांतर किरणें हैं अगर, तो आप बताइए ये कहाँ तक जा सकती हैं ऐसे ही, तो ये किरणें बहुत ज़्यादा दूर जाएंगी, यानी ये कह लीजिए अनंत तक जाएंगी। और अगर ये एकदम समांतर होंगी तो अनंत तक जाएंगी और कभी एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं, तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी इनके बीच में बहुत एक हल्का सा कन्वर्जेंस होता है, बहुत हल्का सा मुड़ा होता है एक दूसरे की ओर। तो इसी वजह से ये अनंत तक, या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा दूर जाके एक दूसरे को काटती हैं। और जब काटती हैं तो उस कटान वाले बिंदु को फिर इधर ऊपर मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और कैसा बनता है, तो ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। और इसके साथ ही साथ आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है बहुत बड़ा। ठीक है, अब आप मिला लीजिए, ये बिल्कुल ये पांचवा वाला जो केस है एकदम पहले वाले केस का उल्टा दिख गया आपको। ठीक है, चलिए 5 हो गए, अब छठे की बात करते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, सबसे स्पेशल केस है ये, और सबसे अलग तरीके का यहाँ पर आपको केस देखने को मिलेगा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी, ये फोकस है ये ध्रुव है, इसके बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो देखिए क्या होता है, एक किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, और एक किरण और कहाँ से ले जाते हैं, सी से लेकर जाते हैं, ये जो सी है। और आप जानते हैं सी से जो किरण जाती है वो वैसे ही लौट आती है वापस इधर की तरफ। अब देखिए ये दोनों किरणों के बीच की दूरी इधर लगातार बढ़ रही है, तो अगर इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है तो ये कभी एक दूसरे को इधर की तरफ नहीं काटेंगे। तो हम इसको पीछे की तरफ ऐसे, यानी हम इमेजिन करें डॉट डॉट करके ये लाइन बढ़ाएं, तो यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं इधर दर्पण के पीछे की तरफ। और जब काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होने वाला है, तो ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अभी तक किरणें सच में काट रही थी तो प्रतिबिंब वास्तविक था, अब ये काटती हुई प्रतीत होगी इधर, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो ये काटते हुए जहाँ पर प्रतीत होंगी वहीं पर ये डॉट डॉट करके ये इमेज हम बना देंगे। ठीक, और ये इमेज कहाँ पर बना है, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये इमेज बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ये बना है। और कैसा है, तो पहली बार ये जो इमेज मिला हुआ है वो आभासी है, और इसके साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, सीधा भी है। तो याद रख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो है आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। इसके साथ ही साथ आकार की बात करें तो आकार दिख रहा है कि ये वस्तु से ये बड़ा है ये प्रतिबिंब, तो बस इसको लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा या फिर बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार अवतल दर्पण के द्वारा ये 6 कंडीशन आपने देखा, और 6 में जो है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, कैसा आकार होता है, ये सब आपने देख लिया। अब यहाँ से कुछ एक चीज़ें आप याद कर सकते हैं, जैसे ये वाला केस आप देख लीजिए कि फोकस पर वस्तु को रखे हैं तो जो किरणें परावर्तित होकर निकल रही हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। और इसी वजह से इसी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, गाड़ियों की हेडलाइट में, जिससे समांतर किरणें सड़क पर बहुत दूर तक जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखने के लिए। इसके साथ ही साथ ये भी आप देख रहे हैं कि ये जो अवतल दर्पण है वो हमेशा किरणों को मोड़ रहा है, और ये किरणों को मोड़ता है, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, देखिए कोई भी अगर किरणों को मोड़ेगा तो उस दर्पण, वो दर्पण हो या वो लेंस हो, वो क्या कहलाएगा, वो अभिसारी कहलाएगा। क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था अभिसारी किरणों के बारे में, कि बहुत सारी किरणें आ रही हों और किसी एक ही बिंदु पर आके मिल रही हों, तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं, और ऐसे दर्पण को, ऐसे लेंस को अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण न बोल के कभी कभी अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अभिसारी प्रकृति होती है इनकी, अभिसारी प्रकृति होती है अवतल दर्पण की। ठीक है,
और ये वाले केस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, छठे वाले केस का। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि वस्तु देखिए छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जब दाढ़ी बनाने के लिए, यानी शेविंग करने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसमें जो है चेहरे को जो है बड़ा देखने की ज़रूरत होती है। तो यही करते हैं, उसमें चेहरे को जो है दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो ऐसा होता है प्रतिबिंब जो है सीधा और बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, इस चित्र को आप बना लीजिए। और इसको बनाने के बाद अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए तो अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण के केस में हमने कुल 6 कंडीशन पढ़ी हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में हम केवल 2 कंडीशन पढ़ेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के केस में आप अब बाएं साइड जब वस्तु को रखेंगे तो या तो आप अनंत पर रख सकते हैं या तो एक सीमित दूरी पर रख सकते हैं। यही तो 2 कंडीशन बन सकती है, क्योंकि और कोई ऐसा लोकेशन तो है नहीं कि आप बोलेंगे सी से दूर, एफ से दूर, क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में सी और एफ ये सब सारी चीज़ें जो है दाहिने साइड है और वस्तु हम लोग बाएं साइड रखेंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही केवल 2 स्थितियों की है, इसीलिए हम लोग केवल 2 का पढ़ रहे हैं। जबकि अवतल में आपने देखा 6 कंडीशन बन रही थी, तो हमने 6 पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, अनंत पर। पहला केस है, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, सॉरी ये अनंत पर रखना है, इसका मतलब इस लाइन से दूर कहीं रखेंगे, ये हो गया कहीं पर अनंत। ठीक है, और अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं तो इसको इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, और अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो आप जानते हैं कि अनंत से जो किरणें चलती हैं वो जो दर्पण तक पहुंचती हैं वो समांतर ही होती हैं। तो कोई 2 समांतर किरणों की अगर हम बात करें, मान लीजिए, तो 2 समांतर किरणें हम कैसे भी ले सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी आप ऐसे कुछ दिखाइए कि ये वस्तु जो है इधर कहीं पर बहुत दूर है। ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे, इसको वस्तु को नीचे तक दिखाएंगे तो सही रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इससे कोई 2 समांतर किरणें ले जाते हैं, तो जब 2 समांतर किरणें लेके जाएंगे तो देखिए अब ये दोनों के दोनों समांतर किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर तो हैं ही, और इसके साथ ही साथ मुख्य अक्ष के भी समांतर है। और जब 2 समांतर किरणें इस दर्पण पर आके गिरेंगी तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के केस में समांतर किरणें कहाँ से पास होंगी, तो उत्तल दर्पण के केस में तो फोकस से जा नहीं सकती, क्योंकि इधर तो पॉलिश किया गया है। तो ये ऐसे यहाँ से वापस होती हैं जैसे लगता है कि ये फोकस से वापस जा रही है। इसी तरीके से ये भी ऐसे वापस जाती है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से वापस जा रही है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें इधर जो है क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं। फैल जा रही मतलब अपसरित हो जा रही हैं, तो ये कभी एक दूसरे को इधर नहीं काट सकती। ठीक है, इसलिए आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब आप मान सकते हैं फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो ये प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। कैसा बना है, तो आप देख रहे हैं बिंदु आकार का बना है, यानी कि बहुत छोटा बना है। और कैसी मतलब आभासी है कि वास्तविक है, तो आप देख रहे हैं डॉट डॉट से हमने बनाया है। सच में तो किरणें इधर नहीं आई हैं, किरणें तो इधर से वापस चली गई। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो है आभासी, और आभासी है तो फिर कैसा है, आभासी होगा तो इसका मतलब सीधा है। ठीक है, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। और कैसा बना है, तो बिंदु आकार का बना है या बहुत छोटा बना है, तो आप बिंदु आकार का भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं जो उत्तल दर्पण के केस में अनंत पर वस्तु को रखने पर था। बस वहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक एवं उल्टा था, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी एवं सीधा है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहीं से क्लियर कर लेते हैं। ये उत्तल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश किरणें डालते हैं तो ये किरणों को फैला देती है, और जब किरणों को फैला देगी तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये किरणों को अपसरित कर रही है। और किरणों को अगर अपसरित कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, अगर वो किरणों को फैलाएगी तो उसको अपसारी बोलेंगे, और अगर वो किरणों को मोड़ेगी तो उसको अभिसारी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पर, इसी का उपयोग किया जाता है, यानी जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, सड़क पर जो लैंप लगाई जाती है उसके पीछे का सरफेस उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि ये किरणों को फैलाने के काम आता है और सड़क पर प्रकाश किरणों को फैलाने की ज़रूरत भी होती है। जबकि टेबल लैंप की बात करें, टेबल लैंप के केस में जो टेबल पर लैंप होता है उसका क्या लक्ष्य होता है, किरणें एक लिमिटेड एरिया तक ही रहें, वो ज़्यादा दूर तक फैले ना, इसलिए उसका जो सरफेस होता है वो अवतल दर्पण की तरह होता है जो किरणों को मोड़े रहता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं जब सीमित दूरी पर वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण के सामने। तो सीमित दूरी पर रखने का मतलब कि चलिए ये केस हम ले रहे हैं, इस तरीके से चित्र बना रहे हैं, ये सीमित दूरी पर हो गया।
तो कोई दो किरणें पास कर सकते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक तो ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे वापस जाती है जैसे लगता है कि ये फोकस से निकल रही हैं, यानी ये इस तरीके से वापस हो जाएगी, ठीक है। और एक किरण ले जा सकते हैं यहाँ पर सी की तरफ, सी मतलब कि वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र की ओर अगर ये जाती हुई किरण होगी तो आप जानते हैं कि जो किरणें सी की ओर जाती हैं वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये अगर ऐसे सी की तरफ जा रही थी तो यहीं से ये वापस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वापस होके इधर ही चली जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणों को डॉट डॉट करने पर यानी आगे बढ़ाने पर ये इस तरीके से यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहीं पर क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा है, डॉट डॉट से हमने बनाया है आगे बढ़ा के, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी आभासी और सीधा है। कहाँ पर बना हुआ है ये प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब जो बना है वो है फोकस और ध्रुव के बीच में। बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं है, बीच का मतलब बस इनके बीच में कहीं पर भी। तो फोकस और ध्रुव के बीच। इसके अलावा प्रतिबिंब की अगर बात करें कि इसका जो है नेचर क्या है, तो ये प्रतिबिंब जो है वो आभासी है और सीधा है, आभासी है और सीधा है। और इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, तो ये वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो केस केवल आपको पढ़ने थे। अब जो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं वो मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण के केस में आपने देखा कि अवतल दर्पण वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। इसके साथ ही साथ वो आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। यानी अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हर तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण से हर तरीके के प्रतिबिंब बने हैं, आपने देखा है, छोटा भी बना है, बड़ा भी बना है, बराबर भी बना है, 5 केस में वास्तविक बना है और लास्ट वाले केस में आभासी भी बना है। जबकि उत्तल दर्पण के केस में आप यहाँ पर देख लीजिए, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बने हैं। और एक और बात, केवल और केवल वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बना है, यानी उत्तल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, जबकि अवतल दर्पण से हर प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। तो यही बात आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के केस में छोटा, बड़ा, बराबर, आभासी, वास्तविक सब प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण के केस में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो कन्फर्म है कि वो छोटा ही रहेगा, और ये भी कन्फर्म है कि वो कैसा रहेगा, आभासी ही रहेगा, और आभासी है तो सीधा रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार न्यूमेरिकल में दर्पण का नेचर नहीं बताया जाता है, प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं और आपको वहीं से अंदाज लगाना पड़ता है, वहीं से पता करना पड़ता है किस दर्पण की बात हो रही है। तो फिर जैसा दर्पण होगा उसी हिसाब से उसकी फोकस दूरी को प्लस या फिर माइनस लेंगे। मैंने आपको पीछे बताया भी था, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उसी आधार पर, प्रतिबिंब के आधार पर ही आपको पता करना पड़ता है किस दर्पण की बात हो रही है। तो चलिए ये बातें हो गई। अब दर्पण से आपने प्रतिबिंब का बनाने का नियम और प्रतिबिंब किस किस स्थिति में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं इस दर्पण का एक फार्मूला होता है, उस दर्पण के फार्मूले यानी दर्पण का सूत्र या दर्पण का समीकरण। चलिए दर्पण का समीकरण, दर्पण का समीकरण बोलने का मतलब ये है कि दर्पण के फोकस दूरी, उसके सामने रखी वस्तु की दूरी और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध। और ये संबंध क्या होता है कि 1/f = 1/v + 1/u। ये जो समीकरण है इसी को बोलते हैं दर्पण समीकरण या दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र बोलने का मतलब किस दर्पण के लिए लग सकता है, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर वो उत्तल दर्पण हो, दोनों ही केस में आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दर्पण अवतल होगा तो उसके आधार पर आपको u, v और f इनके बारे में जो है इनका चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो फिर उसके आधार पर करना पड़ेगा। यानी दर्पण किस प्रकार का है उसके हिसाब से u, v और f की वैल्यूज का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, लेकिन फार्मूला यही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अगर अवतल दर्पण के लिए, तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अच्छा, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इसमें कौन क्या क्या वैल्यूज हैं जो हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें जो f है ये है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है, और v जो है ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कभी कभी प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है तो इसका मतलब यही प्रतिबिंब की दूरी ही पूछ रहा है। और जो u है ये क्या है, तो ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की
दूरी। एक और बात आपको याद रखना है कि ये सभी की सभी दूरियां कहाँ से नापी गई होंगी। तो मैंने पीछे बताया था आपको साइन कन्वेंशन बताते टाइम, ध्यान रखिए कि ये सभी की सभी दूरियां उस दर्पण के ध्रुव से नापी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दर्पण बना देता हूँ। ये आप जानते हैं कि ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ऐसा है मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ, आपको साथ में ही सारी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करते चलेंगे। ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मैं उत्तल दर्पण का चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो ये जो u, v और f है, ये जो दूरियां होती हैं ये दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर ये इसका ध्रुव है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, तो आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है, तो ये वास्तविक एवं उल्टा इधर भी बना सकती है, आभासी एवं सीधा इधर भी बना सकती है, ठीक है, इसी आधार पर। तो ये जो वस्तु की इस ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी होती है इसको u कहते हैं। इस ध्रुव से जो प्रतिबिंब होगा या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v कहते हैं। और इस फोकस से इस ध्रुव से ये जहाँ पर इसका फोकस होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब चूंकि आपने देखा था कि अवतल दर्पण के केस में या कोई भी दर्पण हो, आप वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, ध्रुव के बाएं साइड। यहाँ पर भी अगर बात करें तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, हमेशा इस ध्रुव से बाएं साइड। अगर आप वस्तु को हमेशा ध्रुव से बाएं साइड रखेंगे तो इससे एक बात तो कन्फर्म हुआ कि जो u का मान होगा वो कैसा होगा, बाएं साइड दूरियां जो नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसका मतलब कि जो u का मान होगा वो कैसा होगा, u का मान होगा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। यहाँ पर भी u का मान क्या होगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। दर्पण चाहे उत्तल हो, दर्पण चाहे अवतल हो, u का मान माइनस में होता है, ठीक है। कभी भी अगर कैलकुलेशन करते टाइम u का मान प्लस में आ जाए तो आप जरूर एक बार कैलकुलेशन को चेक करिए कि कहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि u का मान दर्पण के केस में जो है हमेशा कैसा आएगा, u का मान ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लोग बाएं साइड रख रहे हैं। एक केस आपको लेंस में ऐसा मिलता है जहाँ पर हम बाएं साइड में वस्तु की बात करते हैं, और वो केस जब आएगा तो मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि वो कौन सा केस है और वहाँ पर u का मान प्लस में क्यों। लेकिन आप उसको अगर छोड़ दें तो बाकी कोई आपको केस ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर u का मान आपको प्लस दिखाई देगा, ठीक है। तो u का मान माइनस ही आता है, कैलकुलेट करके आपको देख लेना है। अब v की बात करते हैं। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है। तो अगर प्रतिबिंब आभासी बना होगा दाहिने साइड बना होगा, और वास्तविक एवं उल्टा बना होगा तो बाएं साइड बना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि v का जो चिन्ह होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है तो बाएं साइड होगा, तो इसका मतलब कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है तो इसका चिन्ह कैसा आएगा, तो इसका चिन्ह नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बाएं साइड बनता है। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बना आभासी एवं सीधा बना है तब तो ये दाहिने साइड ही बनता है। आपने देखा कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा दाहिने साइड ही बनते हैं ध्रुव से, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाएं साइड बनते हैं। तो अगर ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा इस केस में या फिर इस केस में, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव से दाहिने साइड, इसीलिए v का मान क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब के लिए प्लस में। तो आभासी हो प्रतिबिंब या आभासी और सीधा हो तो इसके लिए इसका v का मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक और v का मान प्रतिबिंब की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और एक और चीज़ बच गया f, तो f आपने पहले से याद कर रखा है कि f का जो मान होता है अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण का फोकस इधर कहीं होगा और ध्रुव की ये बाएं साइड है, तो इसलिए इस दूरी का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए u का मान माइनस, f का मान माइनस, v का मान माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में आप जान रहे हैं यहाँ पर भी वस्तु को आप बाएं साइड ही रखेंगे तो वस्तु की दूरी u का मान कैसा रहेगा, माइनस में आएगा। प्रतिबिंब ये हमेशा कैसा बनाता है, तो ये तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है, और आभासी और सीधे प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव के दाहिने साइड बनते हैं। तो दाहिने साइड अगर बनेगा तो v का मान क्या होगा, तो v का मान पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बचता है फोकस। तो फोकस की अगर हम बात करें तो फोकस के लिए आप जानते हैं कि इसका फोकस भी इधर पड़ेगा, तो ये ध्रुव के दाहिने साइड है, तो फोकस दूरी का मान क्या आ जाएगा, धनात्मक। इसका मतलब ये कि उत्तल दर्पण के लिए u, v और f का सब कुछ एकदम कन्फर्म है कि u माइनस और बाकी दोनों प्लस। लेकिन अवतल दर्पण के केस में आप सब कुछ कन्फर्म नहीं है, u कन्फर्म है, f कन्फर्म है, लेकिन v जो है ये प्रतिबिंब की प्रकृति के आधार पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में जो भी दर्पण से जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर बताया ये वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है,
ठीक है। चलिए, तो दर्पण के समीकरण की बात हो गई है। एक और फार्मूले की आज बात कर लेते हैं, और वो अगला फार्मूला है रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन एक टर्म है जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब और उस वस्तु की लंबाई का अनुपात। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई दर्पण, कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल या उत्तल कुछ भी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कोई दर्पण है और उसके सामने आपने कोई वस्तु रखी, और इस वस्तु को आपने रखा तो इसका कोई प्रतिबिंब बना, उसकी भी अपनी कुछ ऊंचाई या लंबाई है ना। ये वस्तु की कुछ लंबाई है और ये प्रतिबिंब की कुछ लंबाई है। तो मान लेते हैं अगर ये वस्तु की लंबाई है h और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है h डैश, ठीक है। और ये वस्तु कितनी दूर रखा गया, तो वस्तु की दूरी को आप जानते हैं, इसको हम u से प्रदर्शित कर रहे होते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी मैं चिन्ह नहीं लिख रहा हूँ किसी का कि u माइनस में और v प्लस या माइनस, ये सब नहीं, बस अभी हम ये दिखा रहे हैं कि ये वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, तो m बराबर h डैश अपान h, यही रेखीय आवर्धन का जो है फार्मूला है। और यहीं से इसकी परिभाषा भी दे देते हैं कि किसी भी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश, बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर h क्या है और h डैश क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा हो जाए। तो जो h डैश है ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, और जो h है ये है वस्तु की लंबाई, ये जो है ये वस्तु की लंबाई। दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को इस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये तो एक सिंपल सा केस हो गया कि m बराबर h डैश अपान h। लेकिन अगर आपको मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों का मान पता हो तो रेखीय आवर्धन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, और वो तरीका क्या है कि m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है इस दर्पण के केस में माइनस v अपान u, यानी ये भी रेखीय आवर्धन का फार्मूला है दर्पण के लिए। तो इसका मतलब कि m बराबर h डैश अपान h भी कर सकते हैं अगर हमको वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई का मान पता हो, और अगर हमको वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी का मान पता, ये दूरी है देखिए, है ना, ये दूरियां हैं, ये u और ये v, और ये लंबाइयां हैं h और h डैश। तो अगर हमको दूरी पता हो तो हम यहाँ से रेखीय आवर्धन निकालेंगे, अगर हमको वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां पता हो तो हम यहाँ से निकालेंगे। इसका मतलब आप इन दोनों को आपस में बराबर भी कर सकते हैं, अर्थात m बराबर क्या हो गया फार्मूला रेखीय आवर्धन के लिए, m बराबर h डैश अपान h बराबर माइनस v अपान u, ठीक है, माइनस v अपान u। ये हो गया किसी भी दर्पण के लिए, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, उनके लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया। अब देखिए, अगर ये इतना पोर्शन हम खाली लें, इतना पार्ट ये वाला, तो इसके आधार पर आपको ये पता करना है कि जो रेखीय आवर्धन का मान आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। यहाँ से तो हम नहीं ले सकते क्योंकि पहले से फार्मूले का एक माइनस है, तो इस माइनस की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो हम इतने से अभी ये पता करने जा रहे हैं कि रेखीय आवर्धन का मान किसके लिए धनात्मक आएगा, किसके लिए ऋणात्मक आएगा, और किसके लिए इसका मान 1 आएगा, किसके लिए 1 से कम आएगा और किसके लिए 1 से ज़्यादा आएगा। तो मैं तीनों दर्पण की बात कर रहा हूँ मान लीजिए, यानी कि हम ले रहे हैं अवतल दर्पण, फिर उसके बाद बात करेंगे समतल दर्पण, और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण, ठीक है। तीनों ही दर्पण के केस में हम अगर मान लीजिए रेखीय आवर्धन को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार का इनका रेखीय आवर्धन आ सकता है, तो देखते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए h डैश और h के बारे में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसके लिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है, तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है। तो आपने देखा कि अवतल दर्पण पहले 5 कंडीशन में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और लास्ट वाले 6ठे वाले कंडीशन में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो फिर आपने ये भी देखा कि जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा ध्रुव के बाएं साइड बनते हैं, और जो आभासी और सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा दाहिने साइड बनते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इस अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना है तो इसकी जो लंबाई होगी वो नीचे की तरफ नापी जाएगी, और नीचे की तरफ जो लंबाई नापी जाती है वो कैसी आती है, ऋणात्मक, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये आभासी और सीधा छठा वाला केस रहता, तब ऐसे केस में आप इसकी प्रतिबिंब की लंबाई का मान लेते तो कैसा आता, तो इसकी प्रतिबिंब की लंबाई का मान प्लस में आता, क्योंकि ऊपर की तरफ नापा गया है।
इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए जो एच डैश होता है, एच डैश वो कैसा आ सकता है, तो अवतल दर्पण के लिए एच डैश का मान प्लस भी होता है और माइनस भी हो सकता है ना। और प्लस कब आएगा, तो आप जान रहे हैं कि ये प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो एच डैश का मान प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ नापा जाएगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो इसका मान कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एच डैश का मान प्लस या माइनस दोनों होता है अवतल दर्पण के केस में। और अगर वस्तु की लंबाई की बात करें तो ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो एच डैश, एच का मान क्या होगा, हमेशा एच का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो अगर हम अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की बात करें तो देखिए एच डैश का मान प्लस में अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं, और अपान में ये जो एच है उसका मान किस में ले रहे हैं, ये भी प्लस में ले रहे हैं, तो ये आंसर पूरा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और मान लीजिए अगर एच डैश का आप माइनस वाला मान ले रहे हैं और नीचे ये एच का मान प्लस में ले रहे हैं, तो फिर ये कैसा मान आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब कि अवतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है उसका मान धनात्मक भी आ सकता है और उसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है, क्योंकि ये आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक और बात रह गई कि इसका जो रेखीय आवर्धन आएगा वो एक से बड़ा, बराबर या छोटा क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। तो अगर ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई कम है, वस्तु की लंबाई ज़्यादा है, तो एक से कम आएगा। बराबर बनाएगा, दोनों बराबर है, कट के एक आ जाएगा। बड़ा बनाएगा तो फिर ये बड़ा है ये छोटा है, तो भाग करने पर एक से ज़्यादा बार भाग जाएगा। अर्थात अवतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसके साथ ही साथ एक से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इतनी बातें आप अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि इनका रेखीय आवर्धन किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्लस माइनस, और एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर, कुछ भी हो सकता है। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से जो हमेशा प्रतिबिंब, समतल दर्पण अगर मान लीजिए ले लिया जाए तो इसके सामने वस्तु को जितनी दूर रखते हैं इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता हुआ दिखाई देता है, यानी इसके लिए, और उतना ही एकदम बराबर ऊंचाई का। तो एच और एच डैश भी एकदम सेम, और हमेशा जो है दाहिने साइड प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब इनका प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा है। तो आभासी एवं सीधा है तो इसका मतलब कि इस लंबाई को, इस ऊंचाई को हम प्लस में लेंगे, और ये तो प्लस में रहेगा ही क्योंकि ऊपर की तरफ है, दोनों प्लस हैं, तो m का मान कैसा आएगा, m का मान धनात्मक आ जाएगा। और दोनों बिल्कुल ऊंचाई में एकदम बराबर है तो दोनों का बराबर मान है, एक दूसरे से कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण के केस में रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और 1 के बिल्कुल बराबर होता है। अवतल दर्पण के केस में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर सब होता है। उत्तल दर्पण के केस में आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बना था, आपने देखा था उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, और इसके साथ ही साथ जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। तो आभासी एवं सीधा है तो ध्रुव के दाहिने साइड बना होगा, और ध्रुव के दाहिने साइड बना होगा तो दूरी को प्लस में, दाहिने साइड बनेगा, और ये आभासी एवं सीधा है तो ऊपर की तरफ होगा, तो एच डैश का मान किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो इसका मतलब इसके रेखीय आवर्धन का मान कैसा आएगा, ये धनात्मक आएगा, और एच डैश का मान एच से कम है इसीलिए इसका मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम कन्फर्म होता है, लेकिन अवतल दर्पण के केस में कुछ भी हो सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज की क्लास में मैंने जो आपको बताई हैं, इतना आज अभी आप ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अब चूंकि ये परावर्तन वाला पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ये परावर्तन यानी दर्पण का पूरा केस आपने पढ़ लिया, 3 तरीके के मैंने फार्मूले बता दिए, एक तो ये रेखीय आवर्धन का, एक आपने फिर ये दर्पण का सूत्र पढ़ लिया 1/f = 1/v + 1/u, और इसके अलावा एक मैंने शुरुआत में बताया था कि r बराबर क्या, 2 × f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 × फोकस दूरी। तो परावर्तन में बस यही 3 फार्मूले आपको पढ़ने हैं, और ये दर्पण का और ये सारा केस जो मैंने अभी तक बता दिया है। ठीक है, अब ये परावर्तन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको आप लोग तैयार रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।